सबसे पहले तो आप लोग समय निकालकर इस शहर की आपाधापी वाली जिंदगी से समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। इस पूरे अभियान में हम लोग शहरों में नहीं जाते। आप लोग देख रहे हैं कि हम 2 साल से पैदल चल रहे हैं, लेकिन जिले के हेडक्वार्टर पर भी जहां तक हो सकता है हम लोग नहीं जाते हैं। बहुत लोग ये भी कह रहा है, भैया गांव में आप इतने दिन से चल रहे हैं, बिहार में माहौल नहीं बन रहा है, पटना में आकर बड़ा कार्यक्रम कीजिए। पटना में चर्चा नहीं चल रही। तो आप लोग सब पटना से आए हैं, तो ये मेरा शायद पहला या दूसरा कार्यक्रम है जहां पटना के स्थानीय लोगों से हम लोग मुखातिब हो रहे हैं। आपके जो सवाल हैं, सबसे पहले तो लोगों ने पूछा कि भाई आप पर भरोसा क्यों करें। बात तो ठीक है, हम 2 साल पैदल चले या 4 साल पैदल चले, बात अच्छी बोले या खराब बोले, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो यही है कि आपको जनसुराज पर, प्रशांत किशोर पर भरोसा क्यों करना चाहिए। तो हम आपकी सारी विद्वता को सलाम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको बता रहे हैं कि इससे ज्यादा मूर्ख वाला कोई सवाल नहीं हो सकता है। आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप हमको धोखा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, और हम शकल से इतने बेवकूफ तो आपको नहीं दिख रहे हैं कि अगर हमको आपको धोखा देना है तो खड़ा होकर कहेंगे कि धोखा देंगे। ये क्या सवाल पूछ रहे हो भैया? ए भैया, आप पर भरोसा करे कि न करे? अरे भाई, आपको भरोसा करने का मन हो कीजिए, न करने का मन हो मत कीजिए। लेकिन अगर आप हमसे पूछिएगा या हमारी जगह किसी से पूछिएगा, वो तो यही कहेगा कि हम धोखा नहीं करेंगे। जो हिंदी का शब्द है विश्वासघात, उसमें विश्वास पहले है, घात बाद में है। बिना विश्वास के घात हो नहीं सकता है। तो ये सवाल बेमानी है, लेकिन उत्तर तो मिलना चाहिए। अब जिसको जिसको ये उत्तर चाहिए कि भाई प्रशांत किशोर पर, जनसुराज पर भरोसा करें कि न करें, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बात तो हम झूठे बोलेंगे, अगर झूठ बोलना हो, विश्वास करने लायक हो तो भी, और अदरवाइज भी हम आपको यही बोलेंगे कि हम पर विश्वास कीजिए। तो क्या आपके पास कोई तरीका है इसको जांचने का कि इस आदमी पर, जनसुराज पर भरोसा करें कि न करें? बिल्कुल तरीका है। आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, आपके जान पहचान में कोई बीमार पड़ गया, उसको लाइलाज बीमारी हो गई, डॉक्टर साहब इलाज करते हुए बताते हैं कि भैया अब कोई दवा नहीं बचा है, कोई दवा नहीं है जिससे इसका इलाज हो सकता है, अब कोई होप नहीं बचा। फिर एक दिन अचानक से डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया और ये कहा कि आपको बोले थे कोई दवा तो बचा नहीं है, लेकिन एक नया दवा आया है, लेकिन अभी ट्रायल में चल रहा है दवा। संभावना है कि अगर आप अनुमति दे दें, अगर आप चाहते हैं तो हम ये ट्राई करके देखते हैं। 50% संभावना है कि आपके घर के व्यक्ति की जो इलाज की स्थिति है वो बेहतर हो जाए, लेकिन ये भी संभव है कि दवा देने के बाद भी कोई फायदा न हो। तो जितने लोग आप यहाँ प्रबुद्ध लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपका निर्णय क्या होगा? एक दवा जो पहले से एक्सपायर है, जिसको आपको मालूम है कि इसका काम नहीं होने वाला है, और दूसरी दवा है जिसमें शायद 50% संभावना है कि शायद इसका काम हो जाए। तो बिहार में जनसुराज पर आपको भरोसा करना है कि नहीं करना है, इसका उत्तर इसी में छिपा हुआ है। जो लोग पहले से यहाँ दल चला रहे हैं, जो व्यवस्था बनी हुई है, वो सब पहले से एक्सपायर है। आप उसको देख लिए, जांच लिए, परख लिए, जान गए कि तो इससे तो सुधार होने वाला नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार के आंकड़े बता रहे हैं। ये आपको, हमको, कई लोगों को लगता है कि लालू जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया। कोई नीतीश को गाली दे रहा है, कोई कांग्रेस को दोषी बताता है, कोई मोदी जी को दोष दे रहा है। आंकड़ों को अगर आप देखिएगा दलगत राजनीति से, विचारधारा से ऊपर उठकर, तो आपको, हमको पता चलेगा कि 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, उस समय भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। 2004-05 में जब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने, तो भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, भुखमरी वाला राज्य था बिहार।
और आज 19 वर्ष के नीतीश कुमार के शासन के बाद आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। तो इसका मतलब है कि जितना लोग बिहार चलाए, जिसमें हमारे जैसे लोग भी शामिल हैं 1-2 साल के लिए, हम लोग के सारे प्रयास के बावजूद ये बिहार की जो बीमारी है वो दूर नहीं हुई। सब दवा करके आप देख लिए, आपने कांग्रेस को जिताया, उसके बाद लालू जी को बनाए, उनका सामाजिक न्याय भी देख लिया, नीतीश कुमार का न्याय संघ विकास भी देख लिया, मोदी जी का भाषण भी सुन लिए, उनका भी जादू देख लिए, बिहार का दशा नहीं सुधरा। तो अब या आपके पास 2 ही विकल्प है, या तो जो दवा फेल हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, उसी को खाते रहिए, या फिर कोई नई दवा आई है जिसका नाम है जनसुराज, जिसमें शायद 50% संभावना है कि कुछ सुधर जाए। तब तय आपको करना है कि 50% संभावना वाला दवा लेना है कि एक्सपायरी दवा खाना है। तो आगे से ये सवाल पूछने का मतलब नहीं है कि भैया आप पर भरोसा कैसे करें। तो भरोसा भैया हम पर नहीं करना है, भरोसा इस बात पर करना है कि यहाँ पर पहले से जो व्यवस्था है वो बिल्कुल एक्सपायर व्यवस्था है। जो व्यवस्था आएगी इससे बढ़िया ही आएगी, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता है। अब 28 से नीचे हम लोग कहाँ जाएंगे, 35 पर थोड़े न जाएंगे, 28 को राज्य है, इससे ज्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जन स्वराज की ओर आपको देखना चाहिए। किसी ने कहा कि भैया आपके नाम पर भरोसा है, जब आप जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो इसका कौन जवाब दे ही लेगा कि कल जन स्वराज आ गया काम नहीं हुआ। तो उसी के साथ पीछे कोई खड़ा होकर कहा कि आप ही खाली दिख रहे हैं, दूसरा कोई दिख ही नहीं रहा है। देखिए समाज, अगर आपने अपना जगह छोड़ दिया तो भी आदमी शिकायत कर रहा है कि हम तो आपको देख कर आए थे, आप काहे पीछे हट रहे हैं। अब बगल में बैठा हुआ आदमी कह रहा भैया खाली आप ही काहे दिख रहे हैं। ये देखिए समाज की दुर्दशा। आप दाएं चलिए कि बाएं चलिए, किसी भी तरीके से आपको नहीं मानना है। दोनों ही बात में दोनों सवाल तो जायज है। आपने कहा कि आप ही को इसके सामने रहना चाहिए। हम बिहार के एकमात्र अकेले काबिल आदमी नहीं है, हम बिहार के अकेले काबिल आदमी नहीं है, बिहार में सैकड़ों आदमी हमसे ज्यादा काबिल है। कभी कभी भाग्य है, समय है कि मुझे वो रास्ता, वो अपॉर्चुनिटी मिल गई तो हम आपको काबिल दिख रहे हैं। महात्मा गांधी जैसा बड़ा लीडर, इस धरती पर गांधी से बड़ा कोई लीडर पैदा नहीं हुआ। महात्मा गांधी जैसे लीडर अपने पूरे जीवन काल में कांग्रेस का अध्यक्ष सिर्फ एक ही बार रहे, एक ही बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो अध्यक्ष नहीं थे तो देश के राजनीति पर आजादी से पहले लड़ाई में या उस समय की कांग्रेस में गांधी की सोच का, उनके विचारों का, उनके कार्यक्रमों का प्रभाव नहीं था। मेरा जन स्वराज में प्रभाव रहे, इसके लिए हमको पद पर बैठना जरूरी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि बिहार के समाज में ये चेतना आए कि काबिलियत के आधार पर नेतृत्व का चुनाव हो। किसी महिला ने पीछे से पूछा, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी में, कि भैया आप तो जाति का बात कर रहे हैं, महिला एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। 40 महिला अगर जीत के चली जाएगी उससे क्या फायदा होगा। अगर 40 महिला के जीत के जाने से फायदा नहीं होगा तो महिला से चूल्हा चक्की कराने से तो फायदा होगा नहीं। लोकतंत्र में तो अगर आप नीति न्याय बनाने वाले बनेंगे, पॉलिसी में आपकी भागीदारी होगी, तभी आपकी चिंता होगी। ऐसा नहीं है कि महिला जाएगी तो ही महिला की चिंता करेगी, पुरुष भी चिंता कर सकते हैं, लेकिन भागीदारी सबकी होनी चाहिए। किसी ने सवाल पूछा, आप जाति से कैसे निपटिएगा, जाति को कैसे ट्रीट कीजिएगा, क्या आपका आधार भी जाति होगा। हम लोगों ने मन से खड़े होकर कहा है कि जिस समाज में जिसकी आबादी जितनी है, जिस आबादी की, जिस समाज की, जिस जाति की जितनी आबादी है, उसको उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे डालडा का पूरी अगर रोज आप खाइएगा, एक दिन अगर आपको घी का पूरी मिले तो हजम नहीं होगा। तो बिहार में ये जाति और हिस्सेदारी की नारा इतना चल गया है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी जाति ज्यादा है तो आपको ज्यादा भागीदारी मिलेगी। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव का
पैमाना एक और एकमात्र काबिलियत ही का पैमाना है। लेकिन आप ये समझिए कि जो आदमी भी काबिल है वो किसी न किसी जाति का है, और हर जाति में काबिल आदमी भी है। मान लीजिए कि 243 लोगों को विधायक का चुनाव लड़ाना है, तो बिहार में 243 काबिल आदमी है, ऐसी बात तो है नहीं। बिहार में तो लाखों लोग काबिल निकल कर आ रहे हैं। तो 243 में किसको कितनी भागीदारी मिलेगी? तो उस भागीदारी को तय करने के लिए उसके जाति की संख्या का ध्यान रखना है कि अगर 18% दलित है तो जितने काबिल लोग आ रहे हैं उसमें 18% दलित समाज की भी भागीदारी होनी चाहिए। अगर 15% यादव समाज के लोग हैं तो उस समाज के भी काबिल आदमी को 15% 243 में हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन वो हिस्सेदारी इसलिए नहीं मिलेगी कि वो यादव है कि दलित है कि कुशवाहा है। वो हिस्सेदारी इसलिए मिलेगी कि वो काबिल है। लेकिन काबिल आदमी जितनी सीट है उससे ज्यादा है, तो उनका प्रोपोर्शन, उनका अनुपात क्या होगा, इसके लिए जाति की बात है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जन सुराज ने कहा कि हमारा पहला अध्यक्ष दलित समाज से होगा। तो कोई खड़ा होकर कह सकता है कि भैया आप भी तो जाति का बात करने लगे, दलित का वोट लेना चाहते हैं। नहीं, हम लोगों ने क्या कहा कि इस दल का नेतृत्व समाज के सभी वर्गों का बराबर अधिकार उसका है। तो समाज को बड़े अगर भागों में बांटिएगा, 5 भाग होता है। एक सामान्य वर्ग है, एक ओबीसी वर्ग है, एक ईबीसी वर्ग है, एक मुस्लिम है और एक दलित है। ये बड़े स्तर पर 5 वर्गों में आप समाज को बांट सकते हैं। अब नेतृत्व का की क्षमता सब में है, सबको नेतृत्व का अवसर मिलेगा, बराबर मिलेगा, 1-1 साल सबको अवसर है। सवाल है कि पहले अवसर किसको दिया जाए। तो अगर आप पिता हैं और अपने घर में संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, आपके 5 बच्चे हैं, 5 को संपत्ति का बंटवारा कीजिएगा, 5 को बराबर ही दीजिएगा। लेकिन अगर उसमें एक बच्चा कोई विकलांग है, दिव्यांग है, तो आप ये सोचते हैं कि भाई 4 को पैसा दे देता हूं और जिस घर में रहता हूं ये अपने दिव्यांग बच्चे को दे दूं, क्योंकि अगर इसको पैसा दे भी दिया तो इसको बनाने में तकलीफ आएगी। तो हमने लोगों के समाज के सामने ये बात रखी कि भाई मिलना सबको बराबर है, लेकिन सबसे पहले किसको मिलना चाहिए। तो जो समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तौर पर सबसे पीछे है उसको सबसे पहला हक मिलना चाहिए। तो लोगों ने तय किया कि नहीं भैया, दलित समाज सबसे पीछे है इसलिए उसको सबसे पहला हक मिलना चाहिए। दूसरा, अगर ईबीसी समाज है तो उसको मिलना चाहिए। तीसरा, मुस्लिम है तो उसको मिलना चाहिए। फिर ओबीसी को मिले, फिर सामान्य वर्ग को मिले। और फिर हमने सब लोगों से पूछा, जिसका नंबर अंतिम में आना है, ओबीसी समाज के लोगों से पूछा, सामान्य वर्ग के लोगों को खड़ा करके पूछा कि बताइए आपको इससे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो लोगों ने कहा भैया कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम लोग आगे हैं, हम आगे चलेंगे। देखिए यही बात यहाँ पर नेता कैसे बताते हैं। दलित समाज के लोगों को, ईबीसी समाज के आदमी को कहता है कि सामान्य वर्ग का आदमी है, ये आगे बढ़ गया है, इसको छीनो, इससे झगड़ा करो, ये तुमको लूटा है, ये तुमको बर्बाद किया है। हम लोग क्या कह रहे हैं, हम उसको लड़ाने के बजाय ये कह रहे हैं कि भाई तुम सामान्य वर्ग में हो, आप ओबीसी वर्ग में हो, आपका हमारा कोई भाई कोई पीछे छूट गया है, अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसका हाथ पकड़ कर ले चलो। तो हम लड़ाने की बात नहीं कह रहे हैं, हम जो आगे चला गया उसको ये जिम्मेवारी का एहसास करा रहे हैं कि अगर आपका भाई कोई पीछे छूट गया है तो उसको लेकर साथ में चलिए। दोनों में फर्क है, लेकिन फर्क नुआंस है, डिटेल में है। और अभी जमाना है 2020 का, व्हाट्सएप का। आपको लगता है हाँ या ना, जाति का राजनीति कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अरे भाई, अगर आप राजनीति करते हैं तो समाज के सभी पहलुओं को आपको लेकर चलना है। जाति भी समाज की एक बड़ी सच्चाई है, लेकिन जाति समाज की एकमात्र सच्चाई नहीं है। अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो जैसे आपको समाज की गरीबी को समझना है, समाज के विश्वास को, आस्था को समझना है, वैसे ही समाज के जाति को भी आपको समझना है। लेकिन जाति को समझकर राजनीतिक समायोजन करना और जाति की राजनीति करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। समझ आपको जरूर होनी चाहिए। जिसकी जो भागीदारी बनती है वो आपको देना बनता है, लेकिन इसके लिए आपको जातियों में आपस में विद्वेष फैलाने की जरूरत नहीं है।
आपस में उसको लड़ाने की जरूरत नहीं है। बिहार में पिछले 30 वर्ष में जातियों को हिस्सेदारी भागीदारी नहीं दी गई, उनकी चिंता नहीं की गई, उनको आपस में लड़ाया गया। जैसे यहाँ देख लीजिए, जितने बहुत यहाँ पर युवा साथी आए हैं, सरकारी नौकरियों का अलग क्रेज है बिहार में। जिसको देखिए वो खुद सरकारी नौकर बनना चाहता है, अपने बच्चे को सरकारी नौकरी दिलाना चाहता है। लोग दावा कर रहे हैं कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, कोई कहता है हम नौकरी में 50% रिजर्वेशन दे देंगे, कोई कह रहा है हम 70 कर देंगे। और जो गरीब पढ़ा लिखा नहीं उसकी बात छोड़िए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको भी नहीं बुझा रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, पूरे बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक टोटल जितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, सबकी गिनती कीजिएगा तो कुल 23 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी मिला है। बिहार की आबादी है 13.5 करोड़, मतलब 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं। 98% को ना सरकारी नौकरी मिला है ना आगे मिलेगा, लेकिन 13 करोड़ लोग को बेवकूफ बनाकर सरकारी नौकरी का गाजर ऐसे लटका दिया और आप लोग उसी में लगे हुए हैं, सारे लोग हम लोग, कि किसको पहले मिल जाए। उसी में लड़के ट्यूशन कर रहे हैं, उसी में रिजर्वेशन के लिए आंदोलन चल रहा है, उसी में कोई अपना सर्विस कंडीशन बनाने के लिए लड़ रहा है। भैया अगर सब आपको रिजर्वेशन मिल भी जाए तो भी 23 ही लाख तो हुआ, 98% आदमी को तो कोई फायदा होना ही नहीं है। ये यहाँ की परेशानी। जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, जब तक जो समझ रहे हैं उस पर अमल नहीं करेंगे, तब तक सुधार नहीं संभव है। हम 2 बरस से चल रहे हैं, उससे सुधार नहीं होगा। लोगों की चेतना यहाँ दब गई है, मरी नहीं है, दब गई है। अगर मर गई होती तो कोई, हम पैदल चल रहे होते, कोई आता ही नहीं। एक लड़का यहाँ खड़ा होके कह रहा है, लंबा चौड़ा भाषण दिया, भ्रष्टाचार रोकिए, भ्रष्टाचार रोकिएगा तो बिहार का कल्याण हो जाएगा। मेरे भाई हम तो दुनिया भर घूमे हैं, शायद ही कोई ऐसा देश मिला जहां भ्रष्टाचार नहीं है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार नहीं है, केरल में, तमिलनाडु में भ्रष्टाचार नहीं है, अमेरिका में भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार से ही आप गरीब हैं ऐसी बात नहीं है। और यहाँ भ्रष्टाचार क्यों है? गांव में जाकर हम लोग जब जाते हैं, लोग हल्ला करता है, भैया मुखिया जी बड़ा चोरी कर रहा है, ए भैया हमको तो राशन कार्ड में 2-2.5 हजार रुपया घूस लगता है, ए भैया हमको इंदिरा आवास में 20-25 हजार रुपया लग रहा है। आप लोग का भी गांव देहात से संपर्क होगा, आपको पता होगा दाखिल खारिज कराने में 20,000-25,000 रुपया घूस लग रहा है। तो जब गांव में सुनते सुनते हम लोग थक जाते हैं तो उसको बताते हैं कि अच्छा ये बताइए, पिछले बार 2 वर्ष पहले जब मुखिया का चुनाव हुआ तो 500 रुपया लेकर वोट कौन बेचा? आप बेचे। जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट कौन दिया? आप दिए। 2 पाउच पर वोट का सौदा कौन किया? आपने किया। और जो जितना बड़ा पैसा बेचा है, वोट बेचा है, वो सबसे पहले गांव में हल्ला करता है कि भैया बिहार में भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार खत्म कीजिए। तो हम लोग गांव में कहते हैं भैया 500 रुपया लेके वोट दोगे तो तुम्हारा मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। बिहार के आदमी का इतना दुर्दशा है कि उसको चोरी भी नहीं करने आ रहा। 500 रुपया में अपना वोट बेचोगे, जात के नाम पर मुर्गा भात खा के वोट दीजिएगा और फिर सोचिएगा कि विधायक जी काम बढ़िया नहीं कर रहे हैं। कैसे संभव है? वो अपना गेहूं बेच के थोड़े ना आपको पैसा दे रहा है। जो लोग पैसा ले रहे हो अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे हैं, वो ना समझ रहे हैं कि समाज में उनसे ज्यादा जो चालाक है वही तो नेता है। 500 रुपया दिया, 5,000 रुपया का आपसे उपाय कर लिया। राजनीति जो है वो समाज का आईना है। समाज में अगर जाति है तो राजनीति में भी जाति होगी, समाज में भ्रष्टाचार है तो जाति में भी, राजनीति में भी भ्रष्टाचार होगा। लेकिन बिहार में लोगों की सोच ये है कि हम चोरी करते रहे, हमको आरक्षण मिल जाए, हम जाति का उन्माद फैलाते रहे और पूरा बिहार सुधर जाए, फिर हम आकर मजा मारेंगे। कैसे सुधरेगा रे भाई? हम 5300 से ज्यादा गांव में पैदल गए हैं, गांव में ही रहते हैं, वहीं सोते हैं। वहां का एक अनुभव आपसे साझा कर रहे हैं और अभी आपको दिखेगा, आपकी स्थिति का भी आपको ज्ञान होगा। 5300 गांव में हम अपनी भाषण की शुरुआत में पहले कहते हैं, सब सुनने के बाद, ये बताइए कि आपके गांव पंचायत में सारी समस्या को छोड़ दीजिए, कम से कम आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
आपको मैं बता रहा हूं 5300 गांव में 100% लोग, चाहे वो किसी जाति के हैं, धर्म के हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, महिला पुरुष, गरीब अमीर, सब आदमी 100% हाथ उठाकर कहता है कि नहीं भैया इतना तो होना ही चाहिए। रोजगार पढ़ाई काहे नहीं होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। उसको नहीं मालूम है कि दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल पूछते हैं कि अच्छा आप सब लोग अपने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखो और रख कर बताओ कि तुमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है कि नहीं दिया है। आज तक 5300 गांव में एक आदमी भी नहीं मिला, एक आदमी भी नहीं मिला जिसने कहा कि हम भैया अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए। हम आपको बेइज्जत नहीं करना चाहते हाथ उठवा के, बड़ा लज्जा होगा, लेकिन आप भी न उठा पाओगे क्योंकि आपने भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया है। यहाँ आप शहर में रहते हैं तो आप ज्यादा चालाक नहीं है, इतने हुआ होगा कि आप इतना चला के क्या वोटे देने नहीं गए थे। बिहार में जो शहर में रहने वाला आदमी है, बुद्धिजीवी, अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहने वाले हम लोग, सबसे ज्यादा दोषी हम लोग हैं। बिहार की दुर्दशा का मुख्य कारण आपके हमारे जैसे लोगों के लिए प्लेटो ने बहुत अच्छी बात, ग्रीस के बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। If you do not participate in democracy, be ready to be ruled by your inferiors. अगर आप सामाजिक राजनीतिक जीवन में कोई सरोकार नहीं रखेंगे तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो बिहार का अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले आदमी का यही दुर्दशा है। पिछले 25-30 साल में या तो आपने अपने आप को राजनीति से अलग कर लिया या आपको व्यवस्था ने अलग कर दिया। और अब आप सोच रहे हैं कि जो बालू माफिया शिक्षा का मंत्री है, जो शराब का माफिया वाला आदमी, शराब का धंधा करने वाला स्वास्थ्य मंत्री बन गया, उससे आप सोच रहे हैं कि बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था बन जाए। अरे भाई, जब बालू माफिया है तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाने का व्यवस्था करेगा कि बालू बेचवाने का उपाय करेगा? गलत चुनिएगा तो गलत ही होगा। अब यहाँ लोग मानेगा नहीं, कहेगा ना भैया हम लोग के पास तो विकल्प नहीं था। पीछे से किसी ने कहा कि विकल्प नहीं था। अरे भाई, बिहार में दशा ये है कि यहाँ कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जाए, कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति खड़ा हो जाए तो यहाँ के समझदार प्रबुद्ध लोग अपने घर में बैठ के हंसते हैं, ए खड़ा हुए हैं, न चलेंगे बिहार में, ना चली हम। अरे इनका कोई पूछता, आदमी तो बढ़िया है लेकिन इसको वोट काहे देंगे? आपको मजा आता है, उस पर हंसी उड़ाते हैं। आपको लगता है कि इसको वोट देंगे तो हमारा वोट बर्बाद हो जाएगा, इससे बढ़िया तो भाजपा को दे देते हैं, आरजेडी को देते हैं। मेरे भाई, जितनी बार आपने किसी अच्छे व्यक्ति को वोट नहीं दिया, आपके एक वोट नहीं देने से आदमी जब हारा तो एक आदमी हारा, लेकिन 100 आदमी का हिम्मत, अच्छे आदमी का हिम्मत टूटा। वो राजनीति में अब नहीं आना चाहता है क्योंकि उसको लगता है भैया देखो खड़ा हुए थे प्रोफेसर साहब, उनका क्या दशा हुआ। आदमी उदाहरण देता है, ए भैया वो डॉक्टर साहब खड़ा हुए, देखिए उनको 300 वोट मिला। वो समाज के लिए जीने मरने वाले आदमी थे, खड़ा हुए, उनको 1500 वोट मिला। तो हमारी भूमिका क्या है? हमारी भूमिका कुम्हार की है। घड़ा कैसे बनता है? घड़ा जो है वो मिट्टी और चाक से बनता है। वो किसी कुम्हार कितना भी हुनरमंद हो, अगर बढ़िया मिट्टी और चाक ना हो तो घड़ा नहीं बन सकता है। तो हमारी भूमिका बस इतनी ही है कि लोगों का जो विश्वास खत्म हो गया है कि बिहार में भी अच्छा आदमी चुनाव लड़के जीत सकता है, उस विश्वास को पैदा किया जाए। मान लीजिए कि कभी आपके जीवन में ये मन में आया बात कि भैया हम भी समाज के लिए कुछ करें, लड़े चुनाव, कुछ सुधार करें। आप घरे गए, पत्नी को बताया, पत्नी छूटते बोली पगला गए हो का भाई? अभी दुकानदारी छोड़ के, नौकरी छोड़ के तुम राजनीति करोगे? बाल बच्चा अभी पढ़ना है, बेटी का ब्याह करना है, तुम राजनीति करने चल दिए? आपका आधा हौसला हो गया। फिर 2-4 दोस्त मित्र से पूछे तो उसने कहा भाई कहाँ पढ़ रहे हो, सब चक्कर में ना लगेगा। फिर भी आप पढ़े हुए कि ना भाई हमको तो राजनीति करना ही है, कुछ सुधारना है। किसी को जुगाड़ किए, किसी नेता के पास गए तो कहा कि भैया टिकट तो मिलेगा, अच्छा देखते हैं 2 करोड़ रुपया तब तक भेजवाइए। आप उसी दिन लेकर भागिएगा अपना धोती कुर्ता के, भैया आप छोड़ो भैया, ठीक है कह रही थी पत्नी, हमारे बस का नहीं है। लेकिन अभी आप जाकर कहिएगा कि भैया प्रशांत किशोर से मिले थे, जनसुराज में गए, वो कह रहे हैं कि राजनीति में हम आएंगे, हम चुनाव अगर लड़ेंगे तो मुखिया बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। तो पत्नी का अभी तो मन नहीं होगा,
लेकिन कहेगी ना भैया अगर कह रहा है प्रशांत किशोर तो एक बार सोच सकते हो, देखो। फिर आपको पता चलेगा ना भाई यहाँ तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, धक्का नहीं दे रहा है, चंदा नहीं मांग रहा है, तो आपका दोस्त मित्र भी कहेगा ना भाई बढ़िया आदमी है, आदमी तो ठीक है, अगर आपको मन है तो कोशिश कीजिए। फिर एक दिन आकर हमसे सेल्फी खिंचा लीजिएगा, फेसबुक पर डालिएगा, तो 4 आदमी लिखेगा कि भैया बढ़िया काम कर रहे हैं आप, तो ठीक जगह पहुंच गए। तो अब आपका हिम्मत बनेगा, लड़िएगा आप ही, जीतिएगा आप अपनी ताकत से। हमारी भूमिका बस इतनी है कि आपको निर्णय लेने में थोड़ी सी हम मदद कर रहे हैं। आप देखिएगा इसी बिहार में जहां लोग समझते हैं कि जाति नहीं है तो राजनीति नहीं होगा, पैसा नहीं है तो राजनीति नहीं होगा, बाहुबल नहीं है तो राजनीति नहीं होगा, इसी बिहार में लोग आ रहे हैं। आप जैसे लोग यहाँ शाम में आए हैं, इसलिए नहीं आए हैं कि हम कोई एमएलए विधायक हैं, इसलिए नहीं आए हैं कि हम आपकी कोई मदद करने आए हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बात बताई, बिहार की लोगों की चेतना दब गई है, वो मरी नहीं है। आप चाहते हैं कि बिहार सुधरे, बिल्कुल चाहते हैं कि बिहार सुधरे, आपके पास अवसर नहीं मिल रहा था। और आपको 3 जो आपको भ्रम जो रोकता है राजनीति में आने से, वो मैं चाहता हूं दूर करना। फिर अगर आपका कोई सवाल होगा तो आपका जवाब देंगे। 3 जो सबसे बड़ी बात बिहार के लोगों को बताई जाती है कि अगर राजनीति करना है तो आपकी जाति का समीकरण होना चाहिए। दूसरा लोग बताते हैं कि आपके पास बाहुबल होना चाहिए। तीसरा लोगों को लगता है भैया पैसा बहुत होना चाहिए। ये तीनों बात पूरी तरीके से झूठ है, पूरी तरीके से झूठ फैलाया गया है। अभी आपको बता रहे हैं क्यों फैलाया गया है और अभी आपको दिखाएंगे भी, आपको समझ में आएगा। बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितने लोग सांसद विधायक बने हैं, चाहे जिस दल से बना हो, राजद से, जदयू से, भाजपा से, कांग्रेस से, लेफ्ट से, जितने लोग सांसद विधायक बने, सबका सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही यहाँ पर विधायक सांसद बने। बिहार की आबादी है 13.5 करोड़, करीब करीब 3.5 करोड़ परिवार यहाँ रहते हैं, लेकिन विधायक मंत्री सांसद यहाँ 30 वर्ष में सिर्फ 1250 परिवार का आदमी बना है। एक उदाहरण देकर आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको लगता है कि लालू जी परिवार का राजनीति करते हैं, किसी को लगता है रामविलास पासवान जी के पार्टी में परिवार का प्रभाव है। आप भाजपा को देखिए, भाजपा में अभी राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जी कौन है? इनके पिताजी शकुनी चौधरी जी। जब कांग्रेस का शासन था इस राज्य में तो शकुनी चौधरी जी विधायक और मंत्री थे। हमको कोई शकुनी चौधरी और सम्राट चौधरी से मतलब नहीं, हम आपको उदाहरण देके समझा रहे हैं। जब कांग्रेस से लोगों को गुस्सा हुआ, लोग लालू जी को लाए, तो शकुनी चौधरी उसमें भी विधायक और मंत्री थे। फिर लोगों ने कहा लालू का राज जंगल राज हो गया, नीतीश को लाओ, तो नीतीश के शासन में भी विधायक और मंत्री थे शकुनी चौधरी जी। फिर नीतीश जी छोड़कर भागे, मांझी जी बने, उसमें भी विधायक और मंत्री थे शकुनी चौधरी जी। और आज अगर भाजपा का कुछ ताकत बन गया है तो उसको भी कोई टैलेंटेड समाज का, सामान्य परिवार का, कुशवाहा परिवार का कोई नहीं मिला, उसको भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला। दल अलग अलग है। 30 वर्ष में आप समझ रहे हैं कि हम भाजपा हरा रहे हैं, लालू हरा रहे हैं, नीतीश ला रहे हैं, लेकिन परिवार वही है। तो आप पूरे बिहार में ये देखिएगा, समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। आगे करेगा कि नहीं छोड़ दीजिए, पीछे करता रहा। लेकिन आपको लग रहा है कि जातीय पे वोट पड़ता है। क्यों लगता है? इसलिए कि हमने कई चुनाव का आपको हवाला नहीं दिया। तो जब चुनाव में कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई नया विचारधारा नहीं, कोई नया प्रयास नहीं, कोई नया विषय नहीं, दोनों लड़ने वाला एक ही जैसा दिख रहा है, तो समाज भी कहता है दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है, चलो अपना जाते वाले को दे देते हैं। तो अगर आप कोई नई विचारधारा, नया प्रयास, नया विचार समाज के सामने रखेंगे और अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से, ईमानदारी से, शुद्धता से समाज को ये कन्विंस कर ले कि नहीं आप ठीक बात कह रहे हैं, तो समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट देता रहा है। ये भ्रम मत पालिए। दूसरा समझिए, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है सब जातीय, कितनों हम कहेंगे आप मानिएगा नहीं, फिर यहाँ पूछेंगे अच्छा ये बताओ अगर सब आदमी जाति पर वोट दे रहा है तो बिहार में मोदी जी को वोट दिया कौन है? मोदी जी के जात का तो बिहार में कोई है ही नहीं है। फिर भी आदमी कहता है, तुरंत उलट के कहेगा ना भैया और जात पर नहीं दिया, तो धर्म पर, हिंदू मुसलमान पर दिया।
अरे भाई जात पर नहीं ना दिया है। आप बताइए, यहाँ 18% मुसलमान है, वो लालू जी को वोट देता है, क्यों देता है? लालू जी उसके जाति के हैं? नहीं, वो भाजपा के डर से देता है। जाति वहां भी फैक्टर नहीं है। जाति बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। अगर जाति एकमात्र सच्चाई होती तो आप 2009 का उदाहरण देखिए। 2009 में यहाँ पर नीतीश कुमार और भाजपा चुनाव लड़े साथ में, तब मोदी जी का इतना नाम नहीं था, भाजपा का, संघ का, अमित शाह का इतना प्रभाव नहीं था। नीतीश कुमार भाजपा के साथ चुनाव लड़ रहे थे, सामने से लालू जी, कांग्रेस और रामविलास पासवान जी की पार्टी एक साथ थे। और 2009 में एनडीए को यहां सीट आया 206। लालू जी पूरे गठबंधन के साथ निपट गए 35-36 सीट पर। वही गठबंधन फिर चुनाव लड़ा 2020 में। इस बार नीतीश जी के साथ साथ नरेंद्र मोदी की भी ताकत थी, अमित शाह और संघ भी था, और सामने से लालू जी नहीं थे, तेजस्वी थे, लालू से कम ही ताकत है उनका। रामविलास पासवान उस गठबंधन में ही नहीं थे और कांग्रेस की भी ताकत कम हुई। इसके बावजूद 2020 में उस एनडीए कॉम्बिनेशन को 125 सीट आने में दम निकल गया। क्या हुआ? एनडीए का समीकरण वाला सब जात बिहार छोड़कर चला गया? नहीं, वो ऐसा इसलिए हुआ कि बिहार में हर व्यक्ति को ये लगता है कि जो नीतीश कुमार का पहला शासन था 2005 से 2009 वाला, उसमें बिहार में सुधार होता दिखा था। तो उनके सुधार का, उनके प्रयास का प्रभाव था और जातियों का समीकरण था, तो उनको 206 सीट आया। और 2020 में जब लोगों को उनके गवर्नेंस से, उनके सरकार से लोग खुश नहीं थे, सिर्फ समीकरण पर लड़ने गए तो 125 सीट आया। और एक फाइनल बात इस पर समझ लीजिए, अगर सब बताने के बाद भी आपको लगे कि ना भैया जातीय पर होगा, तो आप ये बताइए कि जो राजनीति करके राज समाज का अगुवाई करना चाहता है, उसके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब हम आएंगे राजनीति करने, समाज में बाहुबल न रहे, धन बल न रहे, जाति का प्रभाव न रहे, तब हम आएंगे। तो भैया जब सब समाज में सुधरिए जाएगा तब आपको आने का जरूरत क्या है? जो उसको सुधारेगा वही आपका लीडर होना चाहिए। तो भाई ना समाज में सब सुधरेगा ना कभी आप राजनीति में आइएगा। ये आपके मन में ऐसा बैठा दिया गया है और आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, आप करना नहीं चाहते हैं, तो आप करना, हमरा तो मन है करने का, लेकिन बिहार में तो जाति बहुत है, कैसे जाएंगे, इसीलिए घरे बैठे हुए हैं। ये आपके अपने मन का डर है। अगर उससे बाहर निकलिएगा तो कुछ कर पाइएगा। अब आप में से बहुत लोग, कुछ पैसे वाले लोग भी हैं, सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का एक सज्जन खड़ा होकर कह रहे हैं कि भैया मध्यम वर्गीय परिवार को तो कोई पूछिए नहीं रहा है। तो एक तो भैया आप आंकड़ा गलत बता रहे हैं। आप बता रहे हैं 4.5 करोड़ लोग टैक्स देता है और सबका चिंता हम लोग के टैक्स के पैसा से हो रहा है और हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, हम लोग को कोई नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर ज्यादातर सामान्य परिवार, मतलब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ही हैं। ये आपके मन में बहुत गलत बात है कि इनकम टैक्स 4 करोड़ लोग देते हैं, बाकी लोग उनके पैसा से खाते हैं। सरकार का टैक्स का सबसे बड़ा सोर्स है जीएसटी। जो गरीब से गरीब आदमी भी अगर नमक भी 1 रुपया खरीदता है तो उस पर 5% टैक्स वो भी दे रहा है। जस्ट बिकॉज आप कस्टम नहीं दे रहे हैं, इसका एक्साइज नहीं दे रहे, इसका मतलब नहीं है कि आप ही खाली, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो भी इस देश में रहता है अगर 10 रुपया भी खर्चा कर रहा है तो उसका कुछ न कुछ योगदान इस सरकार को, व्यवस्था को चलाने में है। इनकम टैक्स सिर्फ एक टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गरीब से गरीब आदमी एक साड़ी भी खरीदा, एक धोती खरीदा, एक नमक खरीदा, खाना खरीदा, टैक्स तो सब आदमी दे रहा है। तो अपने आप को ऊपर मत मानिए कि हम ही टैक्स दे रहे हैं, बाकी सब तो चोरी कर रहा है। आप नहीं भी देना चाहिएगा, तब भी जो सामान खाना खा रहे हैं उस पर टैक्स तो लग ही रहा है। सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, आप कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिल रहा, तो आप कुछ दे भी तो नहीं रहे हैं। यहाँ बिहार में जितने सामान्य वर्ग के लोग हैं, आपकी बड़ी दुर्दशा है। आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग का लड़का तो बंगलोर चला गया, बढ़िया है, दिल्ली में पढ़ रहा है, अब तो हमको क्या चिंता है। कभी कभी जाते हैं बंगलोर वंगलोर घूम के, किसी के लड़के विदेश उदेश भी चले गए हैं, दिल्ली से भी आगे चला गया। तो हम आपको बता रहे अपने अनुभव से कि जो यहाँ गरीब है वो तो कष्ट में है, लेकिन आपसे ज्यादा कष्ट में कोई नहीं है। गरीब का लड़का जो है वो पलायन करता है, मजदूरी करने जाता है जवानी में,
जब वो बूढ़ा हो जाता है, शरीर थक जाता है, तो वापस आता है घर। लेकिन सामान्य परिवार के लड़के जो पढ़ने नौकरी करने बाहर गए, आप हमसे लिख कर ले लीजिए, अगर बिहार में यही दशा बनी रही तो आपके बच्चे वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। आप देखिए जिस मैदान में आप बैठे हुए हैं, जिस व्यक्ति ने भी इसको बनाया होगा, कितना सोच के बनाया होगा, इतना बड़ा प्रॉपर्टी, यहाँ हमारा पतो रहेगा, यहाँ बेटा रहेगा, यहाँ खाना खाएंगे, यहाँ झूला चलेगा, यहाँ झरना चलेगा। आज इसमें कोई नहीं है, कोई नहीं रह रहा है। हमारे पिताजी ने 2 3 घर बनाया है, बड़ा सोच सोच के बनाया, यहाँ पर हमारा लड़का रहेगा, यहाँ पतो रहेगी। वहां पर दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं बचा है। और हम तो यहाँ पर पैदा हुए हैं तो फिर भी आए हैं। हम आपको बता रहे हैं, मेरा लड़का तो कभी गलती से भी पटना में नहीं आएगा। हम 4 बार समझाते, भाई आओ पटना में आए हैं, एक दिन में मिलने आओ। कहना पटना मन नहीं लगता, तुम वहीं आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। तो जो आप समझ रहे हैं कि भैया हम तो पैसा कमा रहे हैं, रात दिन मेहनत आप कर रहे हैं, तो आपके बच्चों के भी हक वो लगने वाला नहीं है। बेटा नहीं तो पतो, नहीं तो नाती आपका अमेरिका से बैठे बैठे आपका संपत्ति बेच देगा पटना में। आपसे पूछने भी नहीं आएगा कि बड़ा मेहनत करके आप घर बनाए थे। इसलिए अगर आपको भगवान ने, समाज ने कुछ दे दिया है, किसी भी तरीके से आप कुछ आगे हो गए हैं, बुद्धि से, संसाधन से, तो ये आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि कुछ न कुछ इस धरती के लिए, इस समाज के लिए वापस करें। पैसा और समय किसी के पास ज्यादा नहीं होता। जो आदमी अपना पेट भरने के बाद, अपना पेट भर लीजिए, लेकिन अपना पेट भरने के बाद जो भूखों की चिंता न करे, वो आदमी मानव नहीं है। अगर मानवता का नाम ले रहे हैं तो इतना जरूर कीजिए कि अपना पेट भर जाए। तो जो कोई, अगर एक आदमी को भी खिला सकते हैं तो खिलाइए। आप और हम आज इसलिए यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ कुर्सी पर बैठकर भाषण दे सकते हैं, सोच सकते हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि किसी ने यहाँ पर सरकारी स्कूल बनाया होगा, किसी मिशन स्कूल में हम भी गए होंगे पढ़ने। अगर वो किसी ने नहीं बनाया होता तो हम भी किसी गांव में बैठकर मजदूरी कर रहे होते। तो इस समाज ने जो आपके लिए किया है, जिस मेडिकल कॉलेज में, जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में आप गए, जिस सरकारी विद्यालय में पढ़े, जिस शहर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब आप पर कर्ज है। इसको अपने इसी जिंदगी में चुका कर जाइए। कुछ नहीं कीजिए, 1 घंटा समय निकालिए, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कीजिए। हम लोग के तो हिंदू धर्म में कहते हैं लोग कि माँ बाप जो करते हैं वो उनके बच्चों के सामने आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत रुपया कमा लेंगे, एक मिनट भी समाज के लिए नहीं देंगे, तो बुरा नहीं मानिएगा, आपके बच्चों के हक कुछ नहीं लगने वाला है। जब जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा, चाहे आप धनी हैं या गरीब। इसलिए जो लोग पैसे वाले हैं, समझदार हैं, समाज ने उनको आगे बढ़ा दिया है। आप पर, हम पर ये ज्यादा जिम्मेवारी है कि हम लोग कुछ भी करें, सुधारने का प्रयास करें। अंतिम बात, बिहार को हम सुधारे या आप सुधारे, सुधारने का प्रयास आज हो या 10-20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। अब तय आपको करना है कि आप इसमें कंधा लगाना चाहते हैं कि ड्राइंग रूम में बैठ के अपना टीका टिप्पणी करते रहना चाहते हैं। ए भैया इन पर कैसे भरोसा करें, ए भैया कैसे सुधरेगा। कितना भी अंधकार है, एक बार दिया जलाने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। एक कदम बढ़ाइए, कुछ मदद कीजिए। हर आदमी कुछ न कुछ कर सकता है। कुछ नहीं कीजिएगा, अपना फेसबुक का पर जन सुराज लिख दीजिएगा तो ही आपको 100 आदमी पूछेगा, अरे डॉक्टर साहब क्या बात है, आप फेसबुक में जन सुराज में जुड़ गए हैं क्या। आप अपना व्हाट्सएप का डीपी बदलिएगा, 10 आदमी आपको फोन करता है, आपको लोग पूछेगा सर ये जन सुराज में जुड़े हैं, क्या बात है, आप उसको बता सकते हैं। उसके लिए आपको बूथ पे नहीं जाना है, अपना इनकम नहीं छोड़ना है, अपनी पढ़ाई धंधा नहीं छोड़ना है। अगर आप चाहे तो हर दिन 10, 20, 25, 50 आदमी को हर व्यक्ति कुछ न कुछ बढ़िया बता सकता है। इस अभियान की, इस मिट्टी की सेवा इतनी ही है। आपसे कोई चंदा नहीं मांग रहा, आपसे कोई मेहनत करने के लिए नहीं कर रहा है। कम से कम इस बात को, विचार को, इस विकल्प को, इस अपॉर्चुनिटी को घर घर तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए। जितना आपको लगता है कि हर आदमी जान गया, ऐसी बात नहीं है। आज भी जाकर पटना के, हमारी बात जन सुराज की बात छोड़िए, किसी झुग्गी झोपड़ी में चलिए, वहां पूछिए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। हम आपको आंकड़े से, अपने अनुभव से बता रहे हैं। अभी भी कम से कम 10 में 3 आदमी, 4 आदमी ऐसा होगा जो प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता सकता है। मोदी जी चाहे जितना बड़ा PR किए हो, कितनों एडवर्टाइजमेंट चला ले,
छत्तीसगढ़ में आज से 10 वर्ष पहले हम सर्वे करने गए थे, जब काम पुराना करते थे, तो छत्तीसगढ़ के जंगलों में, छिंदवाड़ा में हमने जब काम किया, वहां आदिवासियों से पूछा कि देश अब आजकल वोट किसको देते हैं, तो कई महिलाओं ने गांव के गांव बताया कि भैया आजकल हम लोग कमल वाला कांग्रेस को वोट देते हैं, कमल वाला कांग्रेस को वोट देते हैं। सुनिए क्या हुआ, वहां के जो आदिवासी महिलाएं हैं वो इंदिरा जी को छोड़ना नहीं चाहती, तो भाजपा के चालाक कार्यकर्ताओं ने उसको कहा कि अब इंदिरा गांधी का जो कांग्रेस है उसका सिंबल हाथ से बदलकर कमल हो गया है। लोग वही कह रहा कि कमल वाले कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। तो जितना हम आप आसानी से समझते हैं कि हर आदमी जान गया, ये जरूरी नहीं। आप पटना में बैठे हुए हैं और बहुत सारी बात जो हम आज कह रहे हैं इसमें नई बात कुछ भी नहीं कहे, रोज ये बात दोहरा रहे हैं, लेकिन आपको शायद बहुत लोगों को पता नहीं है। तो आप इस अभियान की, इस मिट्टी की, बिहार में होने वाले इस प्रयास की मदद ऐसे कर सकते हैं कि कम से कम अपने साथ शागिर्द, दोस्त, मित्र जो भी आपका है, 10 आदमी 15 आदमी उसको बताइए, उसको ये बताइए। ये मत कहिए कि भरोसा करो जुड़ो, ये कहिए कि ये प्रयास हो रहा है, इसको जांचो, परखो, अपने अनुभव के कसौटी पर कसो, और ठीक अगर लगे तो बिहार को सुधारने के इस अभियान में, इस यज्ञ में कुछ न कुछ योगदान करो। बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि कह सके नित नित जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार।